Assalamu alaikum dear students. This is Utbah Safwan Khan and I'm your course instructor for inventory management. Students, आज हम अपनी डिस्कशन को पिछली डिस्कशन के साथ मिलाते हुए आगे चलेंगे और हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे कि इन्वेंटरी सिस्टम्स क्यों फेल होते हैं और उनको सीधा कैसे किया जाता है और उनके मसले कैसे हल किए जाते हैं। तो ये हमारा 13th लेक्चर है, लेक्चर नंबर 13 है और 13th वीक है। हमने लास्ट लेक्चर में भी इसी डिस्कशन को शुरू किया था और हमने देखा था कि साइकिल काउंटिंग क्या होती है। यानी सादा अल्फाज में कहें तो हमारे जो वेयर हाउस में या हमारे स्टॉक में जितनी चीज़ें मौजूद हैं तो उनको चेक करने के लिए एक काउंटिंग का साइकिल चलाया जाता है, तो उसे साइकिल काउंटिंग कहते हैं। और ये काउंटिंग साइकिल डिफरेंट हो सकता है ड्यूरेशन में, डिपेंडिंग अपॉन द टेक्निक दैट वी आर यूजिंग। तो हम इसी डिस्कशन और इसी डिबेट को आज आगे लेकर चलेंगे। तो आज हम जो है साइकिल काउंटिंग का जो मेथड पढ़ेंगे सबसे पहले वो है लोकेशन ऑडिट साइकिल काउंटिंग मेथड। अब ये साइकिल काउंटिंग का वो तरीका है जिसमें हम लोकेशन का ऑडिट करते हैं। यानी कि सादा अल्फाज में कहें कि हमारा एक वेयर हाउस है, हम वेयर हाउस का ऑडिट करेंगे। हम देखेंगे कि वेयर हाउस में कितने आइटम्स मौजूद हैं, वो आइटम्स कहाँ कहाँ रखे हुए हैं, उनकी तरतीब एक लगा लेंगे। उन यानी तरतीब समझा देंगे, उनको अपने लिस्ट में नोट डाउन कर लेंगे कि वी हैव 10 वेयर हाउसेज और 10 स्टोर्स और हर स्टोर में इतने रैक्स हैं, इतने उसमें हर रैक में इतने बिन्स हैं और इस तरह से हम उनकी नंबरिंग कर लेंगे। और नंबरिंग करने के बाद हम करेंगे कि जिस जिस एरिया में जितने जितने जो है वो आइटम्स मौजूद हैं उन आइटम्स को काउंट कर लेंगे। अगर आप इसको ग्राफिकल फॉर्म में देखना चाहें तो इस तरह है कि ये एक हमारा वेयर हाउस है पूरा, उसमें ये डॉक है यानी जहाँ पर चीज़ें जो हैं वो लाई जाती हैं, लाने के बाद फिर यहाँ से उठाकर मुख्तलिफ रैक्स की तरफ ले जाई जाती हैं, या अगर रैक से यहाँ पर लानी हो तो यहाँ पर लाकर फिर उसके बाद से बाहर ले जाते हैं। तो ये हमारा डॉक है और ये डिफरेंट हमारे रैक्स हैं, रैक नंबर 1 2 3 4 5 6 इस तरह से। इसमें SKU नंबर XYZ पड़ा है, इसमें SKU ABC हो सकता है, इसमें CDE हो सकता है, डिफरेंट तरह के SKUs इन जो है वो आइटम्स में रखे हुए हैं। और अगर आप देखें कि इसके फिर इन रैक्स के अलावा कुछ ऐसी जगह भी हैं जहां हम बल्क में आइटम रख रहे हैं, ज़्यादा आइटम्स हमने एट द सेम टाइम रखे हुए हैं। तो यहाँ पर कुछ जो है वेयर हाउस की बैक साइड पर बल्क में आइटम रखे हुए हैं, बल्क ए इसका नाम रख दिया और हमने इसका बल्क बी नाम रख दिया। अब हमने करना क्या है, हमने करना यह है कि हम रैक नंबर 1 से शुरू करेंगे और उसके बाद इसे कंप्लीट करेंगे, फिर 2 फिर 3 इस तरह से हम इनको कंप्लीट करते जाएंगे। और फिर इसी तरह हम जब इस पूरे वेयर हाउस को या इस पूरे रूम को कंप्लीट कर लेंगे तो हम नेक्स्ट की तरफ मूव कर जाएंगे। यानी हम लोकेशन के लिहाज से चलेंगे कि जिस लोकेशन पर जो चीज़ पड़ी उसे वहीं काउंट कर लो। तो इसलिए इसे लोकेशन ऑडिट मैकेनिज्म कह सकते हैं। इसमें तमाम आइटम्स को इक्वली ट्रीट किया जाता है, यानी इसमें हम डिवीजन हरगिज नहीं करते ये आइटम स्लो मूविंग है, फास्ट मूविंग है, ये साइज में बड़ा है, ये साइज में छोटा है, ये आइटम महंगा ज़्यादा है, ये आइटम सस्ता ज़्यादा है। हमने सिर्फ ये देखना है कि जो आइटम जिस जगह पर पड़े हुए हैं उसी जगह पर उनको काउंट कर दो। तो इसमें और हमने कोई चीज़ मिसाल की तरफ कॉस्ट, वो कितना ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, कम इस्तेमाल हो रहा है और दूसरी चीज़ों को हमने कंसिडर नहीं करना। तो इसके दो फ़ायदे हैं स्टूडेंट्स इस अप्रोच के। एक तो ये है कि आपको बहुत ज़्यादा जो है रिकॉर्ड कीपिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपने बस जो आइटम जहाँ है जैसे है उसको वहीं पर काउंट करना है और आपने लिख लेना है कि हमारे स्टोर नंबर 1 में जो रैक नंबर 1 था उसके अंदर 100 आइटम्स पड़े थे, जो उसमें रैक नंबर 2 था उसमें 80 थे, जो रैक नंबर 3 था उसमें 130 थे। इस तरह से आपने डिफरेंट जो है वो आइटम्स अपने SKU के लिहाज से कि अब इसमें SK मिसाल के तौर पर इसमें पार्ट्स पड़े हुए थे तो वो पार्ट्स जो हैं प्लाम मशीन के थे, उनका यह आइटम नंबर था और उनकी क्वांटिटी इतनी थी, उसमें प्लान चीज रखी थी उसकी क्वांटिटी इतनी थी। तो हर आइटम की आपने डिस्क्रिप्शन और आगे उसका काउंट लिख देना है, सिंपल, जहाँ पे वो मौजूद है उसके लिहाज से। तो आसान है ये टेक्निक निस्बतन। और ये डबल चेक भी करती है कि डबल चेक कैसे करती है कि अब मिसाल के तौर पर हमारा आइटम है, हमारे पार्ट्स हैं मशीन में यूज़ होने वाले, वो मशीन में यूज़ होने वाले पार्ट्स एक खास जगह पर होने चाहिए, वो उस जगह पर नहीं है। मिसाल के तौर पर वेयर हाउस में किसी और जगह रखे हुए, हम वेयर हाउस की उस और जगह पहुंचे, हमने देखा कि आज हमने यहाँ पर लोकेशन ऑडिट साइकिल काउंटिंग करनी है। हम वहाँ पहुंचे और हमने लोकेशन ऑडिट साइकिल काउंटिंग शुरू कर दी। जैसे हमने काउंटिंग शुरू की तो हमें अंदाजा हुआ कि इस जगह पर ये इस आइटम को मौजूद नहीं होना चाहिए था। चलें रखा है तो ठीक है,
इसे, लेकिन होना नहीं चाहिए। तो हमें दो चीज़ें पता चली, एक तो ये हमारे पास आइटम कितने हैं, कितनी क्वांटिटी में है, और ये सही जगह पर मौजूद है या नहीं है। तो दो फायदे हो गए, एक तो हमने उनका नंबर पता चल गया, और दूसरा ये भी पता चल गया कि ये अपनी मुनासिब जगह पर मौजूद थे या किसी और जगह पर मौजूद नहीं थे। तो इसमें जो है दो सेपरेट अप्रोचेस यूज की जाती हैं कि कितने हम जो है उसको सिलेक्ट करें, आइटम्स को सिलेक्ट करें। तो इसमें यह है कि सिर्फ आप दिन में एक जो है SKU को काउंट करो, एक तो इसका तरीका ये है। और दूसरा तरीका ये है कि आप SKU एक ही यानी कि जिस जगह पर एक SKU मौजूद है, पहला तरीका ये था कि उस जगह पर उसे काउंट कर दो, और दूसरा ये है कि एक SKU को पकड़ो, उसे तमाम लोकेशन में काउंट कर दो। तो ये डिफरेंट जो है वो टेक्निक्स इसमें यूज होती हैं, अपनी अपनी सहूलत के मुताबिक आप जो यूज करना चाहें, जब आप इन्वेंटरी मैनेजमेंट कर रहे हो तो आप उसको यूज कर सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, हमारा अगला जो टॉपिक है आज की साइकिल काउंटिंग का, वो है रैंडम सिलेक्शन साइकिल काउंटिंग। अब रैंडम सिलेक्शन क्या होती है? रैंडमली हम सिलेक्ट कर लेते हैं, हम नहीं देखते कि आइटम स्लो मूविंग है, फास्ट मूविंग है, कहाँ रखा है, कहाँ नहीं रखा, महंगा है, सस्ता है, आइटम साइज में बड़ा है, साइज में छोटा है, जो भी चीज़ हमारे वेयर हाउस में रखी है हम रैंडमली उसको सिलेक्ट कर देते हैं। लेकिन रैंडम सिलेक्शन के दौरान हम ये ख्याल करते हैं कि उसमें कुछ छोटे आइटम्स भी चलो आ जाएं, कुछ बड़े भी आ जाएं, कुछ महंगे भी आ जाएं, कुछ सस्ते भी आ जाएं। करनी रैंडम सिलेक्शन है, लेकिन रिप्रेजेंटेशन दें कि कुछ महंगे आ गए, कुछ सस्ते आ गए, कुछ तेज ज़्यादा यूज़ होने वाले आ गए, कुछ कम यूज़ होने वाले आ गए, कुछ साइज में बड़े आ गए, कुछ साइज में छोटे आ गए। तो कुछ जो हैं वो लेट, जो जिनकी लीड टाइम होता है, इस तरह से आ गए। तो उनको हम जो है सिलेक्ट कर लेते हैं रैंडमली, और उनको हम काउंट करना शुरू कर देते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास टोटल 10,000 SKUs थे, और हमारे पास हमने एक साल में उन SKUs को काउंट करना था। आपको पता है कि एक साल में जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में वर्किंग डेज होते हैं, वो सारे के सारे वर्किंग डेज नहीं होते। कुछ ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ संडे की छुट्टी करती हैं, कुछ सिर्फ फ्राइडे की छुट्टी करती हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशन हफ्ते में 2 दिन की छुट्टी करती हैं, जिनमें सैटरडे संडे हो सकता है, या थर्सडे फ्राइडे भी बाज़ ऑर्गेनाइजेशन में हो सकता है। तो अब जब हम देखते हैं 365 डेज होते हैं एक ईयर के, तो उसमें से वर्किंग डेज अमूमन कम बनते हैं। लाइक हम कह सकते हैं कि छुट्टियां निकाल कर, ईद की, मुहर्रम की छुट्टियां, और बाकी जो सरकारी छुट्टियां हैं 14 अगस्त वगैरह की निकाल कर, वीकेंड्स निकाल कर, संडेज वगैरह, तो हम कहते हैं जी एक हमारा जो एनुअल जो हमारे डेज बनते हैं काम करने के, वो बनते हैं 200 बनते हैं। तो हमारे पास 10,000 आइटम है टोटल, 10,000 SKUs हैं, और उनके हमारे 200 आइटम्स बनते हैं। तो 50 आइटम डेली काउंट कर लीजिए, इसका मतलब है कि आप 200 दिनों में पूरे 10,000 आइटम्स काउंट कर लीजिए, तो जो कि एक अच्छा नंबर है 10,000 आइटम्स का। तो इसमें जो है सब आइटम्स को इक्वली ट्रीट किया जाता है जी। रैंडम चूंकि ये तरीकाकार है, तो इसका भी अपने बेनिफिट्स हैं और इसके अपनी ड्रॉबैक्स हैं जी। एक और मैकेनिज्म स्टूडेंट्स जो हम यूज कर सकते हैं, वो है डिमिनिशिंग पॉपुलेशन साइकिल काउंटिंग मेथड। अब डिमिनिशिंग पॉपुलेशन का मतलब क्या है? डिमिनिश कहते हैं खत्म हो जाना, यानी डिमिनिशिंग पॉपुलेशन, जब पॉपुलेशन खत्म हो जाए, यानी इसका मतलब है कि एक पॉपुलेशन, हमने एक एरिया सेलेक्ट किया, हमने उस एरिया के अंदर तमाम के तमाम आइटम्स को हमने सेलेक्ट करना है, और जब तक वो कम ना हो जाए, हमने उस साइकिल काउंटिंग को, जब तक वो खत्म ना हो जाए, उसको हम साइकिल काउंटिंग कंटिन्यू करना है। और ये जो है ये एक डिफरेंट अप्रोच है, और ये जो है यूज की जाती है, ये ABC अप्रोच के साथ मिलकर यूज की जाती है। ABC अप्रोच हम आगे जाकर पढ़ेंगे। तो अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि हमेशा एक आइटम को काउंट करें और उसको पूरा काउंट कर लें, उसके बाद अगले आइटम की तरफ बढ़ें। डिमिनिशिंग पॉपुलेशन, जब तक उसकी पॉपुलेशन, उसकी जो हमने काउंटिंग करने का एक निकाला था, एक साइकिल निकाला था, जब तक वो खत्म ना हो जाए, आपने अगले आइटम की तरफ नहीं बढ़ना। तो इसलिए इसे डिमिनिशिंग पॉपुलेशन कहते हैं। एक और तरीका जो है वह प्रोडक्ट कैटेगरी साइकिल काउंटिंग मेथड, यानी इसमें आप मुख्तलिफ कैटेगरीज को अलग अलग काउंट करते हैं। मिसाल के तौर पर कोका कोला की फैक्ट्री के वेयर हाउस में काउंटिंग हो रही थी। अब वहां पर मुख्तलिफ चीजें मौजूद थी, कुछ जो है वो रॉ मटेरियल था जो आपके जो है बॉटल के अंदर डलता है। मिसाल के तौर पर आपका सिरप था, जो शरबत सा होता है, जिसको बॉटल के अंदर डालकर पानी, चीनी और कार्बन डाइऑक्साइड डालते हैं, और उसके अलावा चीनी थी, उसके अलावा जो है बाकी उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड थी, ये बोतल के अंदर डलता है। फिर एक बोतल का पैकेजिंग मटेरियल, जिसमें बोतल है, उसका ढक्कन है, या उसका जो एक केस सा बनता है वो है। तो फिर इसी तरह कुछ ऐसे आइटम्स हैं जो मशीनरी में यूज होते हैं, जो मशीनरी इन बोतलों को बना रही है, प्रोडक्शन मशीनरी। तो अब हमारे पास 3 कैटेगरीज आ गई।
एक ये है कि बॉटल के इंग्रेडिएंट्स जिससे बॉटल बन रही है, वो लिक्विड बन रहा है जिसमें चीनी है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सिरप है। दूसरा बॉटल की पैकेजिंग जिसमें उसका बोतल है, उसका ढक्कन है और उसका या तो रैपर है जो बाद में उसके केस पर लगता है, या और तीसरी चीज़ हमारे पास आ गई जो हमारा मशीनरी का रॉ मटेरियल है। तो अब ये 3 डिफरेंट कैटेगरीज हैं। अब इनको कैटेगरीज के लिहाज से काउंट करना शुरू कर दो, तो फिर ये प्रोडक्ट कैटेगरी साइकिल काउंटिंग मेथड बन जाएगा। यानी आपने कैटेगरी पकड़ी इंग्रेडिएंट्स की, तो आपने चीनी को, सिरप की कितनी बोतलें पड़ी हुई हैं, चीनी के कितने जो है वो बोरियां पड़ी हुई हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास कितने जो है वो लीटर्स मौजूद है, जाहिर है वो कंटेनर्स में होती है लेकिन उसकी काउंटिंग भी होती है। तो ये सब चीज़ों की आप अगर कैटेगरीज के लिहाज से काउंटिंग शुरू कर दोगे तो ये प्रोडक्ट काउंटिंग कैटेगरीज साइकिल काउंटिंग मेथड होगा। अच्छा, अब इसके भी जो है क्या कहते हैं, मुख्तलिफ तरीके से यूज़ किया जा सकता है कि मिसाल के तौर पर एक जो है सिंगल इवन तरीका है और दूसरा जो है कि डिमिनिशिंग पॉपुलेशन टेक्निक्स के भी डिफरेंट कैटेगरीज को सॉल्व वो किया जा सकता है। अच्छा, अब ये जो है डिमिनिशिंग पॉपुलेशन की एक एग्जांपल भी स्टूडेंट्स यहाँ दी गई है। इसके सिंगल क्राइटेरिया भी हैं जिसमें यह है कि एक सिंगल हम आइटम को सिलेक्ट करते हैं और उसके बाद उसे करते जाते हैं। इसके बेनिफिट्स और ड्रॉबैक्स अपने हैं। फिर उसके बाद जो है दूसरा क्राइटेरिया है कि जिसमें हम ABC सॉरी डिमिनिशिंग पॉपुलेशन को भी इसके साथ मिलाकर यूज करते हैं प्रोडक्ट कैटेगरीज के साथ। क्या आपने पहले जो है सिलेक्ट किया कि हमने कौन से आइटम्स मेजर करने हैं और उन आइटम्स को सिलेक्ट करने के बाद उस कैटेगरी को सिलेक्ट करने के बाद फिर उस कैटेगरी के सारे आइटम सिलेक्ट कर लिए और उसके बाद मूव किया, फिर नेक्स्ट कैटेगरी के सारे आइटम सिलेक्ट कर लिए। स्टूडेंट्स, हमने अभी तक ये डिस्कशन की कि क्या क्या तरीके हैं जिनके ज़रिए हम साइकिल काउंटिंग करते हैं, या जो भी हमारे वेयर हाउसेज में जो चीज़ें मौजूद हैं हम उनकी काउंटिंग मेजरमेंट कैसे करते हैं। इसी सिलसिले का आखिरी जो काउंटिंग का तरीका है वो ABC एनालिसिस साइकिल काउंटिंग है। यानी आपने प्रोडक्ट्स को ABC कैटेगरीज में डिवाइड करें और उसके बाद उनकी साइकिल काउंटिंग कर लें। अब उसे डिवाइड कैसे करेंगे ये अहम है। डिवाइड ऐसे करेंगे कि A आइटम्स जो हैं उनको हमने ज़्यादा बार काउंट करना है, B आइटम्स को कम बार काउंट करना है और C आइटम्स को उनसे कम बार काउंट करना है। मिसाल के तौर पर मैं दोबारा आपको एग्जांपल देता हूँ उसी की जो हमने अभी डिस्कशन की कोका कोला फैक्ट्री की। उसमें हमारे पास 3 कैटेगरीज थी। कौन सी कैटेगरीज थी? एक कैटेगरी थी हमारे पास रॉ मटेरियल की, इंग्रेडिएंट्स की, यानी कि जो इंग्रेडिएंट उस बोतल के अंदर जो उसके पोर्शंस जो हैं उसके, जिसमें चीनी है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सिरप है। दूसरी हमने उसके पैकेजिंग की बात की, इसमें बोतल है, उसका ढक्कन है और रैपर वगैरह है। तीसरी हमने बात की जो मशीनरी का जो रॉ मटेरियल है। अब इन 3 चीज़ों में से कौन सी चीज़ है जिसकी हमने ज़्यादा साइकिल काउंटिंग करनी है, जिसकी जो है ज़रूरी है ज़्यादा बार काउंटिंग करना, मुसलसल काउंटिंग करना। इनमें से हर चीज़ अहम है, ज़ाहिर है। अगर कंपनी के पास चीनी कम हो जाए तो वो बोतलें नहीं बना सकेगी। अगर जो है पैकेजिंग के लिए ढक्कन और बोतलें मौजूद ना हो तो कंपनी तब भी ये काम नहीं कर पाएगी। तो मुख्तलिफ जो हैं जो है वो कुछ कैटेगरीज बन सकती हैं, लेकिन जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट आइटम्स हैं हम ज़्यादा बार काउंट करेंगे, जो कम इंपॉर्टेंट आइटम्स हैं कम बार काउंट करेंगे, जो उनसे कम इंपॉर्टेंट आइटम्स हैं उनको उनसे कम बार काउंट करेंगे। तो A आइटम्स वो होंगे जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आइटम्स होंगे, B आइटम्स उनसे कम इंपॉर्टेंट आइटम्स होंगे और C आइटम्स उनसे कम इंपॉर्टेंट आइटम्स होंगे। तो इस तरीके से हम डिफरेंट आइटम्स को जो है वो काउंटिंग का तरीका रखेंगे। सबसे ज़्यादा आइटम सबसे ज़्यादा बार काउंट, सबसे इंपॉर्टेंट आइटम सबसे ज़्यादा बार काउंट, उनसे कम आइटम्स उनसे कम बार काउंट और उनसे कम आइटम्स उनसे कम बार काउंट करेंगे। तो ये एक इसका एक जो है वो ABC साइकिल एनालिसिस साइकिल काउंटिंग मेथड है। और इसमें हम ये तय कर लेंगे जो पहला आइटम है, जो सबसे अहम आइटम है, वो साल में 12 बार काउंट होना है और जो दूसरा आइटम है वो साल में कम बार, मिसाल 6 बार काउंट होना है और जो C कैटेगरी आइटम है वो साल में सिर्फ 3 बार काउंट होना है। तो उस लिहाज से हम जो है वो इसको काउंट कर लेंगे। अच्छा, अब ये जो ABC साइकिल काउंटिंग मेथड है, ये इसमें हम पेरेटो लॉ को फॉलो करते हैं। पेरेटो लॉ क्या है? हमने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया। पेरेटो लॉ ये है कि 80% आइटम्स 20% इंपॉर्टेंस रखते हैं और 20% आइटम्स 80% इंपॉर्टेंस रखते हैं। यानी ऐसे बहुत कम आइटम्स होंगे जिनकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा होगी और ऐसे ज़्यादा आइटम्स होंगे जिनकी इंपॉर्टेंस निस्बतन कम होगी।
अब इम्पोर्टेंस तय कर लीजिए कि हमारे जो वेयर हाउस में चीज़ें मौजूद हैं उनमें से किन की इम्पोर्टेंस ज़्यादा बन रही है, किन की कम बन रही है। अब जिनकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा बन रही है उनको ज़्यादा बार काउंट करें, जिनकी इम्पोर्टेंस कम बन रही है उनको कम बार काउंट करें। इसका रूल ये है। तो वही 80-20% रूल लगाएं, उस पर पेरेटो लॉ लगाएं और उसके मुताबिक उनकी इंपॉर्टेंस तय करें। ज़्यादा इंपॉर्टेंट को ए, उससे कम को बी, उससे कम को सी इंपॉर्टेंट कैटेगरी लगाएं और ए को ज़्यादा बार काउंट करें, बी को कम बार काउंट करें और उसके बाद सी को उससे कम बार काउंट करें। अच्छा, अब ये जो एबीसी साइकिल काउंटिंग मेथड है इसमें थोड़े से प्रॉब्लम्स हैं कि ये जो है आपने ए आइटम को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी, बी को उससे कम और सी उससे कम। हो सकता है कि ए आइटम की काउंटिंग आपको अच्छी लगे, यानी कि ठीक लगे, रिजल्ट ठीक आ रहे हैं, काउंटिंग में मसाइल नहीं है, लेकिन हो सकता है कि बाकी आपके बी और सी में मसाइल बहुत ज़्यादा हों, क्योंकि बी और सी को आप कम दफ़ा काउंट कर रहे हैं। तो ये इसमें कुछ मसाइल हैं जिसकी वजह से जो है वो क्या कहते हैं हमारी इन्वेंट्री मैनेजमेंट में प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। दूसरा एक जो प्रॉब्लम है हमारे लिए वो ये आ सकता है कि मिसाल के तौर पर एक डिपार्टमेंट है, जिस तरह मैंने आपको अभी कोका कोला की एग्जांपल दी, एक डिपार्टमेंट है जिसका काम सिरप बनाना है, यानी कि जो बोतल के लिए जो बनता है, जब शरबत सा बनता है जिसके अंदर पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और चीनी डाली जाती है, तो उनका काम है एक बहुत बड़े कंटेनर में ये चीज़ें बना लेना और बनाने के बाद फिर प्रोडक्शन लाइन में वो चला जाता है सिरप, और उसको बोतलों में फिल करके और उस पर ढक्कन वगैरह लगा के और आगे उसे वेयर हाउस में बोतलों को रैपिंग के लिए, रैपिंग के बाद वेयर हाउस में भेजा जाता है। अब ये तीन डिपार्टमेंट्स हैं। उन तीन डिपार्टमेंट्स में सबसे ज़्यादा जो है अहम डिपार्टमेंट जो है वो हम किसी एक डिपार्टमेंट को अहम नहीं कह सकते। अब हम ये सोचेंगे कि जी कौन सा डिपार्टमेंट ज़्यादा अहम है। अब जो क्वालिटी डिपार्टमेंट है जो सिरप तैयार करता है वो कहेंगे नहीं जी ये बहुत अहम है, हमने जी वो शरबत तैयार करना है जिसके अंदर चीनी है, कार्बन डाइऑक्साइड है और सिरप है, और उसको गाढ़ा सा शरबत तैयार करके बहुत बड़े कंटेनर में डाल देना है जहाँ से पाइप्स के जरिए ये बोतलों के प्रोडक्शन तक जाएगा और थोड़ा थोड़ा हर बोतल में डाल देंगे। तो जबकि हमारे लिए कम जो अहम है वो कौन सा है, वो हम ये डिसाइड नहीं कर सकते, डिटरमिन नहीं कर सकते कि कौन सा जो है आइटम हमारे लिए ज़्यादा अहम है, कौन सा कम अहम है। एक डिपार्टमेंट के लिए हो सकता है सिरप अहम हो, दूसरे डिपार्टमेंट के लिए हो सकता है बोतलों के ढक्कन अहम हो, और तीसरे डिपार्टमेंट के लिए उनकी जो रैपिंग होती है बोतलों की वो अहम हो। तो ये अब कॉन्फ्लिक्टिंग हमारे पास चांसेस आ गए डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के डिफरेंट आइटम्स के बारे में। तो अब इसमें आप किसको कैटेगरी ए देंगे, किसको कैटेगरी बी देंगे और किसको कैटेगरी सी देंगे, तो ये अहम हमारे लिए बाज़ का डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है। हम नहीं ये डिसाइड कर पाते कि किसको हम आइटम कैटेगरी कौन सी दें। तो इस तरह से हम इसको कंटिन्यू करते हैं स्टूडेंट्स। तो आज हमने जो टोटल डिस्कशन की वो हमारी डिस्कशन थी इस बारे में कि हमारे पास जो है साइकिल काउंटिंग मेथड्स क्या क्या हैं। हमने पिछले लेक्चर में भी कुछ डिस्कस किए, आज हमने डिस्कस किए कैसे हम रैंडमली सिलेक्ट कर सकते हैं, डिमिनिशिंग पॉपुलेशन से सिलेक्ट कर सकते हैं, या उनको कैटेगरीज लगाकर ABC डिफरेंट कैटेगरीज लगाकर सिलेक्ट कर सकते हैं। और इस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि कैसे जो है हमारे जो आइटम्स हैं वो मौजूद हैं हमारे वेयर हाउस में, उनमें कोई कमी बेशी तो नहीं है, कोई मसला तो नहीं है। अगर कोई मसला है तो उस मसले के मुताबिक हम उसको हल कर सकते हैं। अच्छा, अब एक और क्वेश्चन स्टूडेंट्स जो हमारे जहन में अक्सर आता है वो ये आता है कि हम लोग कब जो है अपनी इन्वेंट्री को काउंट करेंगे, इन्वेंट्री काउंट करने की ज़रूरत कब है। अब वो कब मिसाल के तौर पर एक वेयर हाउस है, वहाँ पे चीज़ें रखी हैं, ज़ाहिर है उस वेयर हाउस से चीज़ें इस्तेमाल भी तो हो रही हैं। हमने सिर्फ वेयर हाउस दिखाने के लिए तो नहीं रखा हुआ, हमने वेयर हाउस इसलिए रखा हुआ है कि उस वेयर हाउस से मुख्तलिफ चीज़ों को निकाल कर उनको यूज़ किया जाए और बाहर से चीज़ें आ भी रही हैं। तो हम कब काउंट करेंगे, जब कोई मिसाल के तौर पर आज काम चल रहा था, आज एक दिन था, मिसाल के तौर पर जुमेरात का दिन था, तो जुमेरात को सारा दिन काम होता रहा वेयर हाउस में भी, फैक्ट्री में भी, प्रोडक्शन एरिया में भी, हर जगह। तो उसके बाद हमने देखा कि जी आज शाम ऐसी टाइम आ चुका है कि जब प्रोडक्शन एरिया में ज़्यादा काम नहीं हो रहा, प्रोडक्शन इस वक्त स्टॉप पर है, तो उस वक्त बिजनेस डे के एंड पर हम काउंट कर सकते हैं। या अगले दिन सुबह सुबह हम काउंट कर सकते हैं जब वेयर हाउस से चीज़ें ज़्यादा बाहर ना जा रही हों, बाहर से अंदर ना आ रही हों। या हम वीकेंड पर चीज़ें काउंट कर सकते हैं, जब हमारी स्लो शिफ्ट चल रही है, रात की शिफ्ट में अमूमन काम कम होता है, रात की शिफ्ट में काउंट कर सकते हैं। तो ये मुख्तलिफ जो है वो टाइमिंग्स हैं जिनमें हम अपने स्टॉक को काउंट कर सकते हैं। अच्छा, अब इसमें जो है इसे काउंट किसे करना चाहिए। मिसाल के तौर पर हमारा साइकिल काउंटिंग एक दिन में 4 घंटे ले जाती है,
हम क्या करेंगे, 4 बंदों को मुख्तलिफ को लगा दें और उनको 1-1 घंटा लगाएं, उन्हें कहें चलो जी आपने टोटल 8 घंटे आज के दिन काम करना था ऑफिस में या वेयर हाउस में, आप 1-1 घंटा पहले काउंटिंग पे लग जाओ, उसके बाद बाकी 7 घंटे आप अपना ऑफिस में काम कर लेना। इसका फायदा नहीं होगा, अगरचे वो 7 घंटे में तकरीबन 8 घंटे वाला काम कर लेंगे और आपने एक तरह से टाइम सेविंग कर ली कि आपने 1 घंटे, एक बंदे को 4 घंटे लगाने की बजाय उसका आधा दिन ज़ाया करने की बजाय सबका थोड़ा थोड़ा टाइम लिया और बाद में उन लोगों ने उसकी कंपनसेशन कर दी अपने काम करके। लेकिन जब वो 4 बंदे 1-1 घंटे काम करके अपनी रिपोर्ट देंगे, जो भी रिस्पॉन्सिबल आदमी होगा, वो क्लर्क होगा या जो रिकॉन्साइल कर रहा होगा, तो हो सकता है वो शख्स उनको रिकॉन्साइल ना कर पाए, उनकी आपस में स्टेटमेंट्स और चीज़ों को ज्वाइन ना कर पाए। तो इसलिए ये इंतहाई ज़रूरी है कि हम देखें कि एक ही बंदे को लगाएं ताकि एक ही बंदे के पास सारा डाटा, सारी इन्फॉर्मेशन हो, वो बैठे रिकॉन्साइल करने वाले क्लर्क के पास और उससे सारे डाटा को रिकॉन्साइल करने के बाद काउंटिंग का फ़ायदा भी हो। इन द एंड हम सिर्फ उलझ कर ना रह जाएं काउंटिंग में। तो स्टूडेंट्स, ये हमारी एक डिस्कशन थी, हमारी डिबेट थी रिगार्डिंग साइकिल काउंटिंग। हमने इस चैप्टर में जो 3 लेक्चर पर मुश्तमिल था, हमने इस चैप्टर में ये पढ़ा कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट के दौरान क्या मसाइल आ सकते हैं और उन मसाइल का हल क्या क्या निकाला जा सकता है। थैंक यू वेरी मच, दिस वाज ऑल अबाउट टुडे, सी यू नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज़।